हम आज की गुम है किसी के प्यार के सीरियल के आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड की शुरुआत कहाँ से होती है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और पूरा देखने के बाद, कहानी सुनने के बाद जैसा आपको लगे कमेंट भी कर दीजिएगा। और सॉरी फॉर लेट, मैं काफ़ी लेट हो गई आपके इस कहानी बताने में, बहुत दिन बीत गया और काफ़ी सारी उलझनें आ गई थी, उसके लिए माफ़ करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड की कहानी की। जैसे आपने अब तक हमारा साथ दिया था, बीच में कुछ गैप हो जाने की वजह से ऐसा ना हो कि आप छोड़ दें, तो अभी भी वैसे ही मेरा साथ दीजिए और हम आपको डेली न्यूज़ देते रहेंगे। तो चलिए ये शुरू करते हैं, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो गुम है किसी के प्यार में सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस द्वारा, यानी कि जैसा कि आपको पता है कि जो ईशा मैम हैं वो आई हैं छानबीन करने, यानी कि भोसले इंस्टीट्यूट में उनको महाराष्ट्र की बेस्ट टीचर का अवार्ड मिल चुका है, जिसकी वजह से उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए भोसले इंस्टीट्यूट में भेजा गया है कि क्या कैसे उस कि चूँकि भोसले इंस्टीट्यूट बेस्ट इंस्टीट्यूट है अब तक का, इसीलिए उसमें छानबीन करने के लिए क्या चीज़ें सही चल रही है, क्या नहीं चल रही है, कहाँ ख़राब है, कहाँ गलत है, कहाँ सही है, उसको सही करने के लिए ईशा मैम को भेजा गया है भोसले इंस्टीट्यूट में। और जैसा कि आपको पता है कि ईशा मैम जो हैं, ये हैं ईशा मैम, वो पहले से इस घर की बहू रह चुकी हैं, यानी कि भोसले मिसेज ईशा भोसले इनका नाम है, शांतनु भोसले की वाइफ है। और क्योंकि वो किसी रीज़न की वजह से वो इस फैमिली से दूर हो गई और वो एक टीचर है, अच्छी टीचर जो काफ़ी स्टूडेंट्स का भला करती हैं, तो उनको अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया, जांच के लिए। तो उसी से रिलेटेड ये, यानी कि ये देखिए उनके ईशान के जो ताऊ जी, यानी कि ईशा मैम के जो भसुर लगेंगे और इधर देवर हैं, वो दोनों बात करते हैं दोनों, कि मतलब जो घपला हुआ है, यानी कि जो वहाँ के जो वो होते हैं सरकारी काम करने वाले होते हैं, उनको सरकारी अभी तक नहीं किया गया है। और उसी से रिलेटेड वो फाइल जमा करने वाली थी, पुलिस स्टेशन थाने में दर्ज कराने वाली थी रिपोर्ट, कि अभी तक जो कर्मचारी हैं भोसले इंस्टीट्यूट के, उनको प्राइवेट ही किया गया है, जो कि 10 साल तक काम कर चुके हैं, उनको अब तक सरकारी हो जाना चाहिए और अभी तक नहीं हुआ है। और चूँकि उनका पैसा दबाया जा रहा है, इसीलिए वो फाइल जमा करने वाली थी। तब तक ये देखिए उसी से रिलेटेड उनके जो ये ईशान के दादा हैं वो बात करते हैं और बोलते हैं कि हमें सबसे पहले तो एक काम करना होगा कि जो जो ये सब है उसका ईशा का मुंह एक ही तरफ से बंद किया जा सकता है। वो ये है कि जो प्राइवेट हैं लोग, उनको हमें सरकारी करना होगा, और नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ये इधर देखिए कि जो सभी हैं वो ले जाती हैं, बोलती हैं कि आप पुणे में ही रहेंगी, रामटेक वापस नहीं जाना है, क्योंकि आपको कौन करेगा, फिर मैं आपको साथ नहीं छोड़ सकती, वगैरह वगैरह ये बातें करती हैं। और इस पे ईशा मैम बोलती हैं कि तू ये सब क्या कर रही है, कैसे ये सब करेगी। फिर तब तक ये आते हैं जो होटल रहता है उसके मैनेजर रहते हैं, और वो जो मैनेजर रहते हैं वो इनके अंकुश कुछ नाम रहता है, शर्मा करके, इनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट रहते हैं ईशा मैम के। इनको बोलती हैं कि वो पढ़ती है अंकुश शर्मा, तब तक बोलती हैं कि अंकुश तो इतना बड़ा बन गया, मुझे पता था कि तुम बड़े बने हुए, बहुत एक दिन कुछ तरक्की करोगी। उनको अच्छा लगता है देख के। फिर वो बोलते हैं कि फिर ये बोलते हैं अंकुश कि आप मुझे सेवा करने का एक मौका दीजिए, और आपने इस गरीब को, बेसहारा को इतना मदद किया,
तो आज आपके इस लायक भी नहीं बनूंगा तो क्या। एक शिष्य गुरु का सेवा करने का मौका गंवाएगा तो शिष्य कैसा। और आपने सभी को तो मौका दिया, हमें क्यों नहीं मौका दे रही है सेवा करने की, आपको देना पड़ेगा। तो फिर वो बोलती हैं कि क्या बोलते हैं, सभी बोलती हैं कि कम ऑन मैम, ऐसे आप मत करिए, अब रहने दीजिए। सही तो कह रहे हैं, ये मुझे मौका दिए तो फिर उनको क्यों नहीं आप दीजिए। फिर बोले कि तू भी बाड़ा, ये सब करती रहती हैं, फिर ये सब बातें होती रहती हैं। तब तक वो मतलब चूंकि इनका फैसला हो जाता है कि होटल में रुकेंगे, फिर ये होटल में रुकती हैं। ये देखिए तब तक कुछ गिर जाता है, तब तक सभी उसको उठाती है, बोलती क्या मैम आप 2 मिनट रुक नहीं सकती हैं। तो ईशा मैम बोलती है कि तू हमेशा डांटना कभी बंद नहीं करेगी, नहीं मेरी माँ बन जाती है, तू मेरी आई बन जाती है, जैसे मैं तुम्हारी आई नहीं है तुम मेरी आई हो। ये सब मजाक चलता रहता है। तब तक कॉल आती है उधर सुरेखा, ये देखिए इनके ईशा मैम की जो देवरानी है, उनकी जो ननद वगैरह है, उनकी कॉल आती है। बोलते हैं कि प्रणाम आई, प्रणाम भाभी, आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है। तो आप पुणे में हैं, ये सुन के अच्छा लगा। ये सब बातें होती रहती है। वो भी बोलती है ईशा मैम कि हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तब तक किसी बीच में ईशान का पता चलता है कि ईशान ने मना किया था कि नहीं आएगा, सभी को मना किया था कि वो भी नहीं आएगी घर पे, और वो ईशा मैम से मिलना नहीं चाहता वगैरह, ये सब बातें हॉस्पिटल से रिलेटेड। तब तक ये देखिए इधर जो है दुर्वा, ये कुछ ज़्यादा ही दुष्टामी करती है, हमेशा सभी का टांग खींचने में लगी रहती है। फिर वो कहती है कि वो सब बोलने लगती हैं कि कैसे मतलब तुम्हारे घर के लोग चोर थे, डाकू थे, और वो हमारे घर को तुम डाकू बना रही थी। तो उनको भी मुंह तोड़ जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं सभी चौहान। वो बोलती हैं कि हाँ हाँ तुम बताओ, वैसे मुझे भी एक खास ठोस सबूत मिला है कि उस समय गणेश चतुर्थी में किसने पर्दे पे आग लगाई थी, ये सब किसने मिल के क्या किया था। उनका मुंह बंद हो जाता है। उसके बाद ये देखिए जो सरकारी कर्मचारी हैं ये आते हैं, प्राइवेट कर्मचारी को लड्डू बांटते हैं। तो ये बोलती है सभी कि क्या हुआ, क्यों लड्डू बांट रहे हैं, क्या हो गया, इतने आप खुश लग रहे हैं। तो दुर्वा भी बोलती है, फिर बोलती है कि आपको, फिर बोलते हैं कि ईशा मैम ने मेरा जो प्राइवेट से सरकारी करवाया तो मैं खुश नहीं होऊंगा, उन्हीं के कारण तो हुआ। फिर वो बोलते हैं कि आपको भोसले इंस्टीट्यूट के लोगों ने किया, दुर्वा बोलती है, और आप ईशा के उस ईशा भोसले की नाम ले रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं दुर्गा जी, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मैं इतने दिन से प्राइवेट कर्मचारी था और अभी सरकारी हो गया, कैसे होते हैं उसके बाद क्या करते हैं क्या नहीं, ये सब उन्होंने ही बताया तो है, नहीं बताती तो मुझे समझ में भी नहीं आता। ये सब ईशान सुन रहे होते हैं। फिर बोलते कि अब तक आप प्राइवेट नहीं हुए थे, अब तक आप सरकारी नहीं होते, प्राइवेट ही थे। तो वो बोलते हैं कि हाँ अच्छा। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, आपसे बाद में बात करेंगे। तब तक इधर ये आती हैं, सभी पे वो गुस्सा आ जाते हैं। ये देखिए तब तक ईशान याद करते हैं उसी फाइल्स का जो बनाई रहती है कि अभी तक प्राइवेट कर्मचारी सरकारी क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुए। वो पुलिस थाने में ये सब पुलिस दिखाते हैं उनको, तो याद करते हैं। और उसके बाद ये दुर्वा जो होती है उनको जवाब देने आती हैं ये सभी। किस चीज़ का जवाब आप समझ ही गए होंगे। वो इस चीज़ का जवाब होता है कि वो बोलती है उस ईशा भोसले की, उसमें कोई रेस्पेक्ट नहीं होता, अनरेस्पेक्टफुली बात करती हैं, चूँकि उनसे बड़ी भी हैं वो, और वो एक उनके आई के बराबर हैं, दूसरी है मैम है वो, और इतनी बड़ी अवार्ड पा चुकी मैम है, उनको इस तरीके से बात कर रही है तो जायज़ सी बात है कि सभी को गुस्सा आएगा। और वो गुस्से में बोलती हैं कि ये सब तुमको समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसे बोलना चाहिए, बड़ी है ना तुमसे। फिर बोलते कि वो ईशा ही है तो क्या बोलेगी, ईशान बोलते हैं। तो फिर बोलते कि सर कम से कम आप तो अच्छे से बात करिए, वो आपकी मैम तो छोड़िए आपकी आई है। तो फिर बोलते कि तुम मुझे सिखाओगे कि वो क्या है। ऐसा है ना कि तुम इस क्लास से चली जाओ, जब तक ये क्लास में रहेगी तब तक मैं पढ़ाऊँगा नहीं। तो वो बोलते हैं, ये बोल के ये बैठ जाते हैं। फिर वो बोलती हैं कि क्यों, मैंने गलत क्या बोला, मैं क्लास क्यों छोड़ूंगी। तो नॉर्मल सी बात है, आपके प्राइवेट बात के लिए आपको बुरा लगा हो, आपको बार बार ईशा मैम का नाम लेते हुए उससे बुरा लगता है तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं क्लास छोड़ के तो नहीं जा सकती। उसके बाद वो बोलते हैं, कुर्सी खींच के बैठ जाते हैं। फिर बोलते हैं ऐसा है ना स्टूडेंट कि सारे स्टूडेंटों को मैं बता रहा हूँ कि यदि ये क्लास छोड़ के नहीं गई तो मैं पढ़ाने से रहा और कभी नहीं पढ़ाऊँगा। फिर बोलते कि फिर सारे लोग वो सभी पे चिल्लाने लगते, बोलते कि सभी तू नहीं जाएगी तो हम लोग का लेक्चर
छूट जाएगा, हम लोग कैसे फिर पढ़ाई करेंगे। तो ये वो सभी बोलते ठीक है सर, आप भगाना चाहते हैं ना, ठीक है मैं जा रही हूँ। और दरवाज़ा खोल के बाहर की ओर जाती है। तब तक वो पढ़ाना शुरू करते हैं, कुछ इतिहास का क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद फिर तब तक वो रुक जाते हैं, देखते हैं कि वो क्लास के बाहर ही खड़ी है। फिर ईशान बोलते हैं कि तुमको मैंने कहा था क्लास से जाने को ना, तुम फिर यहाँ पे खड़ी है। तो फिर वो बोलती हैं कि आपने ये कहा था ना कि क्लास से जाओ, मैं क्लास से चली गई, आपने ये तो नहीं कहा है कि आँख कान बंद कर लो, सुनो ही मत, देखो ही मत। तो मैं तो क्लास के बाहर हूँ, मैं सुन रही हूँ, आपको जो पढ़ाना है पढ़ाइए। तो फिर क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद वो हाथ उठा के फिर बोलती हैं, उस क्वेश्चन का एकदम मुंहतोड़ जवाब देती हैं। फिर वो सुनते ही रह जाते हैं। और इधर देखिए, ये जो क्या बोलते हैं, ये सुरेखा जो है, जो भी यानी ईशान की जो आई बनी बैठी है, उनकी ताई जी, वो बड़ी मम्मी कह लीजिए। तो वो बोलती हैं कि कल ईशान का बर्थडे है, तो सबको बताती हैं कि तुम लोग ये अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, अच्छा अच्छा मीठा चीज़ बनाओ कुछ ईशान के पसंद वाला। तब तक वो बोलती हैं कि ये मतलब इनकी जो बहन है ईशान की, वो बोलती हैं कि अब बुरा न माने तो मैं एक बात बोलूँ, ईशा ताई यहीं पे रुकी हुई हैं, उनको बुला लें, कल तो ईशान का बर्थडे है। तो फिर बोलते कि तेरे दिमाग में तेरा दिमाग नहीं है ना, तो तुम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती हो, तो बोलो ही मत। और उसके बाद डांट के चुप करा देती हैं। और फिर वो बोलती हैं कि जी। उसके बाद वो गुस्सा जाती हैं, ईशा का नाम सुनते ही जैसे उनका पारा हाई हो जाता है, वैसे ही अभी हाई हो चुका है। तो वो फ़ोन उठाती हैं और बोलती हैं कि फिर ईशा मैम, ईशा ये देखिए फ़ोन उनको दिखता है। फिर वो फ़ोन उठाती है, और किस लिए फ़ोन उठाती है, ईशा को कॉल करने के लिए। और इधर ये देखिए, ईशा जो है वो ईशान का फ़ोटो देखती है, बोलती है कि तू कितना अच्छा है ना, बड़ा कितना सुंदर है। उसके बाद तब तक कॉल आती है, उठाती है। तो फिर बोलते तू कैसी है ईशा, सुरेखा पूछती है तू कैसी है, तेरा हाल चाल कैसा है। तो वो बोलते हैं कि ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, अच्छा फील कर रही हूँ, बेटर। आप बताइए आप कैसी हैं। तो फिर बोलते हैं कि कल पता है ना क्या है, कल ईशान का बर्थडे है, क्या कर रही हो कल। तो ये बोलती है कि मैं जैसा हर साल करती हूँ अपने बेटे के लिए, मैंने उसे जन्म दिया है। तो फिर वो बोलती है कि मैं उसके लिए जैसा हर साल करती हूँ, जैसे कि भगवान से आशीर्वाद मांगती हूँ उसकी लंबी उम्र के लिए, पूजा करती हूँ, यही सब करूँगी। फिर ये देखिए, कल के एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा, आने वाले एपिसोड में, कि इनका बर्थडे रहता है। शांतनु भी देखिए पीछे दिखाई दे रहा है। तो इनका बर्थडे रहता है और ये आती है बर्थडे विश करने केक लेके। तब तक वो बोलती है आप क्यों आ गई, आप मेरे जब मर जाऊँगा ना तभी भी आप मत आइएगा, मुझे आपको देखना ही नहीं है, आप जैसी औरत को मुझे नहीं चाहिए, समझिए आप। ये सब बोल के फिर उनको गुस्साते हैं, उंगली दिखाते हैं, जितना बदतमीजी हो सके करते हैं। गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि उनको वैसा संस्कार दिया गया है उनकी मम्मी को उनसे दूर करके। तो आप समझ ही सकते हैं कि एक बेटे का माँ के प्रति क्या रिएक्शन होगा जब इतने सालों से दूर किया गया हो। और उस जानने की बात, आश्चर्यजनक बात तो ये है कि उस यानी ईशान को पता नहीं है कि उसकी आई के बारे में इतना जो गलतफहमी बताया गया है, वो उसकी जो दूसरी आई बन बैठी है, वो खुद ये बीज बोने वाली है। और जब ये इस चीज़ का पता चलेगा तो क्या होगा, ये तो आप जानते हैं कितना खतरनाक हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हम आपको ऐसे ही नए अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।